सभी को नमस्कार। चलिए बात शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी के बारे में। फटाफट से वोकैबुलरी की कहानी को शुरू करना चाहते हैं। वोकैबुलरी के बारे में हम लोगों को, जैसा कि पहले भी बताया गया, कि हम हर दिन 25 शब्दों पर फोकस करेंगे और ये 25 शब्द धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ते लेके जाना है। और इन 25 शब्दों में हर दिन के जो जिक्र मैं लेकर चलूंगा, इन्हीं के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वोकैबुलरी, इन्हीं के अंदर स्पेलिंग टेस्ट की, और इन्हीं के अंदर कहीं कहीं ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड भी मैं जिक्र लेकर चलूंगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने 5 शब्द पेश किए जाएं। हाजिर हूं। 5 शब्द आपके सामने आते हैं। सबसे पहला इसमें एक शब्द लिखा हमारे सामने, यूनिक्योटस। यूनिक्योटस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ अनफेयर विकेड। शाब्दिक रूप से अगर हम इसे समझें तो बुरा, या फिर अगर हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो गैर न्यायिक। नंबर 2 पर लिखा है एक शब्द फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का अर्थ होता है जब आप किसी चीज के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहने की कोशिश करते हैं फोरस्टॉल। नंबर 3 पर लिखा है हमारे सामने एक शब्द डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के अर्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सतर्क, सावधान, कुशाग्र इसका अर्थ हुआ। नंबर 4 पर एक शब्द लिखा है स्मिगन। तो इसकी अगर अर्थ को हम समझे स्मॉल अमाउंट ऑफ बिट, किसी भी चीज का छोटा हिस्सा, या फिर अगर हम कहें तो किसी चीज का अंश। स्नॉब का अर्थ अगर हम कहें तो स्नूटी, धुएंदार, काला, भद्दा, यानी कि जिसे हम क्लियर नहीं देख सकें। अगले 5 शब्दों को पहुंचने से पहले इन 5 शब्दों को हम लोग रिवाइज करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोले जरा, यूनिक्योटस, फोरस्टॉल, डिस्क्रीट, स्मिजन, स्नॉब। नाइस। अगले 5 शब्द आपके सामने आ रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहला शब्द क्वेवर का अर्थ होता है कांपना, घबराहट की वजह से, डर की वजह से कांपना। शेक और ट्रेम्बल। क्वेश्चन 7 पर आते हैं, रीपास्ट। रीपास्ट का अर्थ होता है एक खाने का नाम है बेसिकली। जैसे आप डेजर्ट खाते हैं, डेजर्ट खाने के साथ साथ कुछ मीठा, खाने के बाद कुछ मीठा, सपर, इसी तरीके से रीपास्ट एक खाने का नाम होता है। स्टार्टर भी कह देते हैं इसे हम। नंबर 8 पर लिखा है इन फाइन फेटल्स। अब ये आपके लिए एक आ गया फ्रेज, इन फाइन फेटल्स। अगर हम कहें तो इसका अर्थ हुआ चीयरफुल, मस्त, मोला, खुश मिजाज। नंबर 9 पर आता है एक शब्द हमारे सामने, डिफाइंस। डिफाइंस की अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं खुलकर, खुलकर आप किसी के आदेश या किसी नियम को जब नहीं मानते हैं, उसे हम डिफाइंस कहते हैं। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। सभी के समक्ष आप किसी बात, नियम को मानने से ठुकराते हैं, तो ये हुआ आपका डिफाइंस। डिफाइंस एक नाउन है। डिफाइंस का अगर मैं एडजेक्टिव बनाना चाहूं तो डिफाइंट कहते हैं। ठीक है, आज इन सभी के सभी शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। क्वीवर का अर्थ बताएं, रिपास्ट, इन फाइन फेटर्स, डिफाइंस, डिफाइंट। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश हों। नंबर 12 पर लिखा हमारे सामने एक शब्द कॉचर। नंबर 11 पर हमारे सामने लिखा है शब्द हाइप। हाइप का अर्थ होता है जब आप पब्लिकली किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइप। काफी सारे लोग इंटरनेट के सेंसेशन होते हैं, काफी सारे लोग यूट्यूब पर बड़े धमाकेदार अपनी वीडियोस को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चलते हैं कि तोता उड़ मैना उड़। ठीक है, झूठे दावों के साथ जो लोगों के बीच सेंसेशन क्रिएट करते हैं उसे हम हाइप कहते हैं। ऐसा नहीं है हाइप किसी एक चीज की होती है, हाइप आप किसी भी चीज की क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 12 पर आता है एक शब्द कॉजर। कॉजर का अर्थ हुआ बुजुर्ग, ओल्ड मैन। नंबर 13 पर आता है एक शब्द जिसे हम कहते हैं इम्बाइब। इम्बाइब का अर्थ हुआ जिस चीज को आप एब्जॉर्ब करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जैसे यू शुड इम्बाइब द मोरल वैल्यूज इन योर लाइफ, तो इसका अर्थ हुआ जब आप किसी चीज को ग्रहण करते हैं, इम्बाइब। सॉप।
सॉप एक ऐसी चीज हुई जब आप किसी गुस्सैल इंसान को कोई चीज अगर देते हैं तो वो शांत हो जाता है। कोई छोटा बच्चा बड़े गुस्से में आप उसे खिलौना दे दो तो वो शांत हो जाता है, उसे खाने की चीज दे दो वो शांत हो जाता है। तो ऐसी किसी भी चीज को हम लोग कह सकते हैं सॉप। नंबर 15 पर आता है एक प्यारा सा शब्द फ्रिजन। अभी आपके हाउडी मोदी नाम सुना होगा आपने इस छोटे से इवेंट का, हाउडी मोदी। हाउस्टन में ये परफॉर्म किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें पेश किया लोगों के सामने एंड पीपल हैड फ्रिजन अबाउट हिम। फ्रिजन का अर्थ सडन स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अंतर मन में बेहद खुशी। इन 5 शब्दों को मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। सबसे पहले लिखा हाइप, कॉजर, इम्बाइब, सॉप, फ्रिजन। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। टडा। नंबर 16 पर शब्द आया हमारे सामने ग्रबी। ग्रबी की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ डर्टी, भद्दा, गंदा। नंबर 17 पर एक शब्द आया जिसे हम कहते हैं असेल। असेल का अर्थ होता है जब आप अटैक करते हैं, ठीक है, जब आप आक्रमण करते हैं तो असेल इसका एक शब्द हुआ। नंबर 18 पर आता है जिसे हम कहते हैं नेसेंट। नेसेंट का अर्थ हुआ जब शुरुआत होती है किसी चीज के अस्तित्व की, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, नेसेंट कहते हैं। देखो ये शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ, आर्टिकल 370 के एग्जिस्टेंस के लिए शब्द यूज किया जा रहा था बेसिकली। तो नेसेंट का अर्थ हुआ किस सेंस में कि जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पाकिस्तान के जन्म के साथ कश्मीर को लेकर होड़ लगाई गई, कश्मीर किसके अधीन आए, ठीक, एंड इट वाज नेसेंट एट दैट टाइम। नंबर 19, ये वोकेबलरी हल्की नहीं है, ये GRE की वोकेबलरी है। हर एक शब्द आपके लिए अजीब होगा, पर अजीब वोकेबलरी अब आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ठीक। मफ, टू मिस, फेल टू अचीव। जब आप किसी चीज को पाने में असफल होते हैं तो यू मफ्ड योर टारगेट। नंबर 20 पर आता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का अर्थ हुआ जिसे हम कहते हैं जोर शोर से स्वागत। हाउडी मोदी। मोदी साहब हाउस्टन पहुंचे अमेरिका में और उनका जोर शोर से, गर्म जोशी से करीब 50,000 लोगों ने उनका वेलकम किया। इट वॉज एन एक्लमेशन फॉर हिम। 5 शब्द मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। सबसे पहले ग्रबी, असेल, नेसेंट, मफ, एक्लमेशन, नाइस। अगले 5 शब्द आपके सामने हाजिर हूं। वाइल। वाइल का अर्थ होता है बेहद, बेहुदा, बेहुदा, घटिया, वाइल कहते हैं। नंबर 22 पर आते हैं जिसे हम कहते हैं डिट्टी। डिट्टी हम कहते हैं गाना। कभी कभी कुछ लोग अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए गाने के आधार चुनते हैं। जैसे कभी कभी आपकी क्लास में भी मैं भी गाने के आधार पर कुछ चीजें समझा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिट्टी, ठीक है। नंबर 23 पर आता है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं एट्यून। एट्यून का अर्थ होता है जब आप माहौल से परिचित होते हैं। याद करो वो पहले दिन की क्लास। आज देखो हमारा कल एक नया बैच शुरू हुआ करियर विल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम शुरुआती क्लास के अंदर वी ट्राई टू एट्यून विद द टीचर। हम उस टीचर के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिखाने का क्या प्रक्रम अपनाता है। प्रक्रम को इंग्लिश में हम प्रोसेस कहते हैं। Attune, we try to attune ourselves with the situation. नंबर 24 पर आता है टेम्प्ट। टेम्प्ट का अर्थ हुआ जब आपके मन में कोई चीज लालच या आपको कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे। जी ललचाए रहा न जाए, help and leave it। सुना है हमने ऐड। मैंने जो कोशिश की वो डिट्टी है, अपनी बात को समर्थन देने के लिए गाना हम गाते हैं। आखिरी शब्द ब्रैट। ब्रैट हम कहते हैं एक रूड चाइल्ड को, एक ऐसा बच्चा जो बहुत कठोर शब्द बोलता है। 5 शब्द मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें, फिर इस कथा को हम हटाने की कोशिश करेंगे। 5 शब्द आपके सामने, ठीक। वाइल, डिटी, एट्यून, टेम्प्ट, ब्रेट। थैंक यू एवरीवन। ये सभी के सभी हमारे क्वेश्चंस हुए। अब चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो चीज समझने की कोशिश की थी वो हमारी कहानी थी, और वो कहानी हमारी जिस बारे में थी वो एडवर्ब हुई।
अगर हम एडवर्ब को थोड़ा ध्यान से रिवाइज करने की कोशिश करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब के जिक्र को समझा और एडवर्ब में हम लोगों ने करेक्ट यूसेज पर अपनी बातचीत को पहुंचा दिया था, जिसमें पहले हमने ओनली को समझा, उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया दो शब्दों को, एक हुआ वेरी और एक हुआ मच। उसके बाद आगे हम चले तो एक नया शब्द हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं क्वाइट। हम लोगों ने इसे समझने की कोशिश की। इसके बाद आगे हमें जो समझना है वो प्यारी सी बात है, मैं आज आपके सामने डिस्कस करना शुरू करूंगा। आ जाइए दोस्तों, समय बचाते हैं और कहानी शुरू करते हैं। एक शब्द हुआ टू और एक शब्द हुआ इनफ। अगर इन दोनों के दोनों शब्दों को हम थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो एक शब्द हुआ टू, एक शब्द हुआ इनफ। दोनों के मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो टू का अर्थ निकलता है मोर देन रिक्वायर्ड। कोई भी चीज जो आवश्यकता से अधिक होती है, फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज जो आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो अगर आवश्यकता से अधिक हमें कोई भी चीज नजर आती है तो हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं उसकी एक नेगेटिव सेंस। हम तैयार करने की कोशिश करते हैं उसकी एक नेगेटिव सेंस, और ऐसे माहौल में हम टू का जिक्र करते हैं एडजेक्टिव से ठीक पहले। पहली बात तो ये। ठीक इसी के ऑपोजिट तैयार होता है एक शब्द इनफ। इनफ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ निकलता है एज मच एज रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी आवश्यकता वो चीज उतनी ही मिले, उसे हम इनफ से पेश करते हैं। और इस माहौल में हमारा बिहेवियर एक पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है। ऐसे माहौल में अगर हम समझने का काम करें तो हम एडजेक्टिव के बाद लिखने की कोशिश करते हैं इनफ। अब अगर हमारे सामने लिखा हुआ एक छोटा सा सवाल नजर आए, मैं अगर कहूं दिस टी इज टू हॉट, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं दिस टी इज हॉट इनफ, तो इन दोनों की दोनों बातचीत के अर्थ में थोड़ा सा ही फर्क होगा। अगर हम इसे थोड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें दिस टी इज टू हॉट, तो अगर इसके आधार हम समझने की कोशिश करें, चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, इसे पिया नहीं जा सकता। अगर मैं कहता हूं दिस टी इज हॉट इनफ, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारी इस बातचीत में चाय उतनी गर्म है जितना कि पिया जा सके। तो इनके छोटे छोटे आधार हमारे परीक्षा में काम आते हैं। किस तरीके से, मैं छोटी छोटी बातों को समझना समझाना आपके सामने पेश करूंगा। अटेंटिवली सुने, समझें। कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, फिर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखूं तो इन सेंटेंसेस के अंदर ही ये थियरी बड़े प्यार से हमें अप्लाई करनी होगी और इनके हर एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, प्लीज अटेंटिवली खेल को समझने का काम करें। इफ आई से श्रेया इज टू वीक, तो इस लिखी हुई बातचीत का अर्थ अपने आप में निकलता है नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका अगर अर्थ निकलता है तो नेगेटिव के आधार पर लिखी हुई बातचीत में क्या हम नेगेटिव के लिए सम का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। और सम को हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा एनी।
ठीक है। आगे अगर मैं फिर से इस बात को समझने का काम करूं तो रोहन इज टू पुअर, लिखी हुई इस बातचीत का अर्थ निकलता है नेगेटिव, और नेगेटिव अर्थ की अगर मैं बात करूं तो एवरी को हटाकर हम लोग चुनते हैं एक प्यारे से शब्द को, एनी को, क्योंकि नेगेटिव के अगर मीनिंग की मैं बात करना चाहूं तो नेगेटिव वर्ड्स के लिए हम लोग सम या एवरी नहीं यूज करते, एडजेक्टिव्स में हमने समझा था हम इनके लिए यूज करते हैं एनी को। क्लियर है। अब अगर आप चाहें तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी लिखे हुए सेंटेंस को स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में दोबारा से लिखने के लिए दिया जाता है। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। सवाल तैयार हुआ, श्रेया इज सो वीक, आगे हमने चुना दैट, और इसी बातचीत को अगर आगे हम बढ़ाने का काम करते हैं तो कोई इंसान अगर वीक है तो उस इंसान के बस का है नहीं कि वो किसी भी वेट को उठा सके। हमने लिखा शी, बात यहाँ प्रेजेंट की है तो यहाँ पर भी हम लोगों ने चुना कैन नॉट कैरी, और आगे हम लोगों ने लिखा वेट। तो यहाँ से ये बात जस्टिफाई होती है कि इस एनी की वजह शायद यहीं इस लिखे हुए नोट के अंदर छिपी हुई थी। तो इस सेंटेंस को रीराइट करने के लिए दिया जाता है, जैसे आपका एक पेपर हुआ है कुछ ही समय पहले असिस्टेंट कमांडेंट का, उन पेपर में डू एज डायरेक्टेड करके ये क्वेश्चन दिया जाता है कि इस सेंटेंस को सो और दैट के साथ लिखने के एक छोटे से तरीके को समझाएं। क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लिखा है रोहन इज टू पुअर टू अफोर्ड एनीथिंग। लिखे हुए सेंटेंस को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं दोबारा से, रोहन इज सो पुअर, और उसके बाद आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की दैट ही। अब कोई इंसान अगर गरीब है तो वो ये काम कर नहीं सकता, हमने लिखा आगे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। तो बच्चों यहां से एक छोटी सी बातचीत का हम लोगों को दायरा समझ आता है कि लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर अगर हम टू के साथ बात करना चाहें, 2+V1, तो आगे लिखे हुए सेंटेंसेस में सम की जरूरत नहीं, इसी की जगह एवरी की जरूरत नहीं, इन सभी को हटाकर हम लोग एक ही शब्द को चुन रहे हैं और वो क्या हुआ, एनी। इस टू और टू के ठीक बीच लिखे हुए शब्द को अगर प्यार से समझा जाए तो वो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव होता है। आप चाहें तो इसी लिखे हुए सेंटेंसेस को रीराइट भी कर सकते हैं। इस टू को हटाकर लिखने का काम हुआ सो, आगे लिखने का काम किया हम लोगों ने दैट, और इस सो और दैट के ठीक बीच हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव। याद रखने की बात यहीं से आती है हमारे समक्ष, और उस बात को हम कहें अगर हमारी इस बातचीत को हम देखने की कोशिश करें और लिखी जाए इनएबिलिटी, तो इनएबिलिटी को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं कैन नॉट। बात अगर पास्ट की एबिलिटी ना दिखानी हो तो हमने यूज किया कुड नॉट। क्लियर है। और अगर मान लो हम लोग इसी की जगह बताने की कोशिश करते हैं बिहेवियर, व्यवहार, तो सर प्रेजेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं डू या डज के साथ नॉट, और अगर बात अगर पास्ट की है तो हम यूज कर सकते हैं डिड नॉट। तो ये छोटे छोटे शब्दों का ध्यान रखना जरूरी हुआ। आज बच्चों अपने वापस क्वेश्चन पर काम करते हैं। कोई इंसान अगर वीक है तो उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है वो कैरी कर सके। कोई इंसान अगर गरीब है तो उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है खर्च को झेल सके। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं देखना चाहूं, दिया वॉज टू लेजी, लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होने की वजह से क्या इस नो की हमें जरूरत थी? नहीं। इस नो को हटाकर फिर हम लोगों ने लिखा एनी। इसका मतलब इसी जिक्र में अगर हम लोगों को यहाँ नो भी लिखा मिले, को हटाकर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं एनी को। ठीक है। अब हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस को भी मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करूंगा, और सवाल तैयार हुआ, दिया वॉज सो लेजी। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर कोई इंसान लेजी है तो लेजी होने का मतलब क्या हुआ? वो इंसान काम तो कर सकता है पर काम करता नहीं है। अगर काम कर सकता है और काम करता नहीं तो ये तो व्यवहार की बात हुई। इसीलिए आपने आगे लिखा दैट शी, क्योंकि यहाँ बात पास्ट की हुई तो पास्ट होने के लिए बिहेवियर बताना है, तो डिड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है बच्चों। अब अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो सेंटेंस लिखा हमारे सामने, रौनक बिकेम टू हैप्पी टू हेल्प समवन। अब अगर मैं इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो ये जो हमारे सामने लिखे हुए हैं इनको भी थोड़ा गहराई से समझा जा सकता है। हम लोगों ने अभी अभी समझने की कोशिश की, टू हम लोग कन्वे करने के लिए यूज करते हैं नेगेटिव सेंस, तो टू के साथ जो जुड़ने वाला एडजेक्टिव है वो अनप्लीजेंट हो। अनप्लीजेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एडजेक्टिव जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ सैड, तो सैड एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्पी तो ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव, यानी कि
टू का जिक्र हम करते हैं अनप्लीजेंट के लिए, जबकि लिखी हुई बातचीत अगर नजर आए प्लीजेंट तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक प्यारा सा शब्द इनफ। इन दोनों का ध्यान रखा जाए। अब अगर एक बार ध्यान से हम देखने की कोशिश करें, टू के साथ लिखा हुआ है शब्द वीक, वीक होना नेगेटिव यानी कि अनप्लीजेंट हुआ। टू के साथ लिखा है पुअर, पुअर का मतलब अनप्लीजेंट। अगर मैं देखना चाहूं लेजी, टू के साथ जच रहा है, अनप्लीजेंट है। अगर मैं इसकी बात करता हूं रौनक बिकेम टू हैप्पी, तो मेरे दोस्तों हैप्पी से जुड़ा हुआ अगर ये शब्द है तो ये अनप्लीजेंट नहीं, ये तो प्लीजेंट है। इसका मतलब इस टू को हटाकर मुझे यहां पर लिखना होगा इनफ। ठीक है, और इनफ के मुताबिक समवन अपने आप में ठीक है। हो सकता है आप में से कोई बच्चा यहाँ एनीवन चिपकाए बैठा हो, कृपया ध्यान दें। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं सर चेंज करने की कोशिश करूं तो रौनक बिकेम सो हैप्पी दैट ही। अब देखने की कोशिश ये हुई कि हम इस लिखे हुए सेंटेंस में एबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं या व्यवहार। अब कोई इंसान खुश है तो उसके व्यवहार की बात है, तो यहां पर हमने पास्ट के अकॉर्डिंग चले, हेल्प्ड समवन। नेक्स्ट सेंटेंस भी है लिखा हमारे सामने, शी वॉज टू इनोसेंट। अब देखो ध्यान से जरा, भैया इनोसेंट होना प्लीजेंट होता है, मासूम होता है इनोसेंट का अर्थ। तो इनोसेंट के साथ जो हम शब्द आगे लिखेंगे वो इनफ हुआ। अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, इसे चेंज करने की कोशिश करें तो शी वॉज सो इनोसेंट दैट शी ट्रस्टेड एवरीवन। ठीक है भाई, तो ये हुआ हमारे सामने छोटा सा चेंज। अब पहले एक बार 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं, इन्हें थोड़ा ध्यान से आप देख लें प्लीज, फटाफट से इन्हें देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बातचीत को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश की होगी। आइए बच्चों, कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब आप लोगों की परीक्षा में जो सवाल मिलते हैं इनसे रिलेटेड वो क्या है, उसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। और बच्चों ये प्लीजेंट अनप्लीजेंट की कैटेगरी का ध्यान रखें। बहुत बार ये सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब ये सवाल मिलते हैं परीक्षा का लेवल बहुत अच्छा होता है और स्टूडेंट्स उलझते हैं इन सवालों में। ठीक है भैया, जिस क्वेश्चन को पढ़ने में आप लोगों को 1 बार 2 बार 3 बार अगर दिमाग लगाना पड़े तो इसके साफ से अर्थ निकलते हैं कि आपकी तैयारी जीरो है। ठीक है बच्चों, और अगर तैयारी जीरो है तो फिर भैया एक अच्छी जगह पर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे लगता है अगर डेस्टिनेशन आपका सही है तो फिर तो दिक्कत नहीं है। आपका परीक्षा आप लोगों से सवाल पूछता है। मेरे सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं, अगर इन दोनों के दोनों सवाल को ध्यान से देखा जाए तो कहानी समझ आनी शुरू करेंगी आपको बड़े प्यार से।
लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपके एग्जामिनेशन में इन लिखे हुए छोटे से मामले के पेयर को गलत करके दिया जाता है। हम यहां से समझ ही गए हैं कि 2 के साथ 2+V1 का जिक्र होगा और सो के साथ दैट का जिक्र होगा, और इनके पेयरिंग इस तरीके से गलत बनाकर दे दिए जाते हैं। अभी लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए, राहुल सीम्स सो रिजिड टू टॉक सेंसिबली। अरे भैया देखने से ही समझ में आ रहा है, तो इसको हटाकर अगर हम कहने की कोशिश करें तो 2 के ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। ये इंप्रूवमेंट में मिलता है, एरर में मिलता है, कहानी बहुत है इनके साथ। संजीव इज टू केयरिंग दैट ही इज ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने इस गलत फहमी को पाल लिया कि केयरिंग होना तो प्लीजेंट है। अरे भाई प्लीजेंट बाद की बात है, पहले ये तो देखो कि आगे लिखी हुई बातचीत में दैट का पेयर बना रहा है, तो टू को हटाकर यहां लिखना सेंसिबल क्या हुआ, सो। इसीलिए कुछ ग्रामेरियंस ये मानते हैं कि हम सो का नेवर यूज इंडिपेंडेंटली। आप सो का यूज कभी इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सो के साथ हम लोग दैट पेयर बनाकर चलते हैं। अगर कोई कहने की कोशिश करे ही इज सो क्यूट, तो भैया उस बहन जी को बताओ कि यहाँ सो का तब सेंसिबल है जब इस सो के साथ पेयर बनाने के लिए दैट आगे आ रहा है। तो सो को हटाकर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं अपने वही शब्द वेरी मच, या फिर जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़े हैं। तो भैया इन सवालों का बड़ा ध्यान रखें, ये बहुत बार आपकी परीक्षा पूछकर डिस्टर्ब करती है। अब आप इन चीजों को अगर ध्यान से समझने का काम करेंगे तो और भी बहुत खूबसूरत चीजें इनके साथ उलझती चली जाती हैं। सीखने का मजा है हर एक चीज को सीक्वेंस में, उलझना चाहे तो कितना ही उलझ लें। अगर मैं कहने की कोशिश करूं ही इज फेयरली टू स्मार्ट इन आवर ऑफिस। अगर मैं कहने की कोशिश करूं राहुल seems fairly very honest enough to us। अब देखो कितना बेहुदा सवाल बन गया, कितना बेहुदा सवाल बन गया। अगर मैं इसे देखना चाहूं ही इज फेयरली टू स्मार्ट इन आवर ऑफिस, देखो बच्चों इस स्मार्ट होने का मतलब क्या हुआ, प्लीजेंट हुआ। तो अगर इसे मैं देखता हूं ये भी पॉजिटिव डिग्री हुआ। फेयरली हम लोगों ने इंटेंसिफायर नाम की चीज पढ़ी थी शायद एडजेक्टिव्स में, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री हुआ। अब जब ये पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज हो ही रहे हैं दोनों के दोनों शब्द, तो क्या एक साथ एक ही तरह की बात यूज करोगे? नॉनसेंस हो गया भाई। जब एक डिग्री बताने वाला इंटेंसिफायर एडवर्ब हमने यूज किया, तो उसी के इक्वलेंट एक और एडवर्ब यूज करना बेहूदगी है। तो इसका मतलब यहां लिखी हुई इस बातचीत में अनप्लीजेंट होने की वजह, आई मीन प्लीजेंट होने की वजह से ताल्लुक इसका ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं यहां पर लगाने की कोशिश करना। ये सुपरफ्लॉस क्वेश्चन है आपकी एडवर्ब से। राहुल सीम्स फेयरली वेरी ऑनेस्ट इनफ, हम अगर इसे ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज हुआ। वेरी की बात करें पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज हुआ। फेयरली की बात करें पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज हुआ। अब देखो अगर इसकी भी मैं बात करता हूं तो ये भी अपने आप में एक प्लीजेंट एडजेक्टिव हुआ। अरे भाई हाँ या ना? तो अब देखो उलझने की बात क्या हुई भैया, अगर मैं इस बात को ठीक मानता हूं तो इन दोनों को हटाओ, इसके साथ चलेगा। भाई एक डिग्री का ही तो आप यूज करोगे ना। मैं इस कायदे को समझाने के लिए प्रोसेस तैयार करता हूं। हमने सीखा वेरी मच, हमने सीखने की कोशिश की क्वाइट, सीखा भाई टू, हम लोगों ने सीखा भाई साहब इनफ, और कुछ इंटेंसिफायर है जो इसी कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। लिस्ट बना लेते हैं, बहुत आसानी से समझ आती हैं चीजें, रटने की क्या जरूरत है मेरे भाई। वेरी का हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के लिए,
प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, मच का हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, पास्ट पार्टिसिपल के लिए, क्वाइट का हम जिक्र करते हैं पॉजिटिव डिग्री के लिए, नॉन ग्रेडेबल के लिए, टू का जिक्र करते हैं पॉजिटिव डिग्री के लिए अनप्लीजेंट बिहेवियर में, इनफ का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में प्लीजेंट बिहेवियर में, फेयरली का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। और देखो फेयरली शब्द को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेयरली शब्द बना है फेयर से, और भाईजान जो चीज फेयर ही हो गई तो फेयर होने का मतलब क्या हुआ, प्लीजेंट बिहेवियर हुआ। तो ये भी आपका प्लीजेंट बिहेवियर बताने का काम करता है। अब जो डिग्री आप लोग पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हो तो उनका काम तो एक ही है, तो एक ही कैटेगरी की एडवर्ब बार बार यूज करना सुपरफ्लूअस बनता है। अब इस हिसाब से इस लिखी बातचीत में अगर मैं फेयरली को ठीक मानता हूं तो बाकी सारा विचार गलत है। अगर मैं इस फेयरली को हटाऊं वेरी के साथ कहूं तो अपनी जगह ठीक हो गई बात, अगर मैं इन दोनों को हटाने की कोशिश करूं तो इनफ के साथ अपनी बात ठीक हो गई। क्लियर है? तो ये बिहेवियर की बात है और ये सुपरफ्लूअस क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इस बात के अर्थ को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं तो और गहरी बातें उतरती हैं जहन में। अगर और गहरी बातों पर उतरना चाहें तो बड़े प्यारे लगते हैं छोटे छोटे ये सेंटेंसेस। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, एक छोटा सा सवाल लिखता हूं। मैंने कहा दिस ड्रेस इज वेरी गुड। अब अगर इसी लिखी हुई बातचीत में इस वेरी गुड को हटाकर मैं कहूं दिस ड्रेस इज गुड इनफ, अगर मैं कहने की कोशिश करूं दिस ड्रेस इज फेयरली गुड, अगर मैं कहना चाहूं दिस ड्रेस इज क्वाइट गुड, अगर मैं कहना चाहूं दिस ड्रेस इज टू गुड। 5 सेंटेंसेस हैं, जरा समझने की कोशिश करें। अगर मैं इस बात को थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए मेरे दोस्तों अगर आप एक शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं भाई साहब, तो शॉपिंग करने के लिए जब आपके सामने कोई ड्रेस आइटम रखा हुआ हो तो आप उस ड्रेस आइटम को खरीदने से पहले इनमें से किसी एक व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, इनमें से कोई एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं। क्या है वो व्यवहार, देखते हैं। आप जब इस वेरी का जिक्र करते हैं, आप जब इस वेरी का जिक्र करते हैं तो इस वेरी के अगर मैं लेवल को समझने की कोशिश करता हूं तो वेरी एक ऐसी एडवर्ब हुई जो एक लिमिट से परे चली जाती है, बियॉन्ड द डिग्री। डिग्री को अगर मैं कहना चाहूं तो एक्सटेंट, एक्सटेंट को ही हम कहें लिमिट, लिमिट को ही हम कहें तो हद, यानी कि कोई लिमिट थी आपके दिमाग में, ये चीज उससे परे जा रही है। आप कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं, आपके सामने दुकानदार ने शर्ट रखी, आपको शर्ट दिखाने के साथ साथ आपसे पहले बजट पूछा, हाँ जी सर कितने तक की शर्ट आप कहोगे, तो आपने कहा सर मुझे 3,000 रुपये तक की शर्ट रखो। उस इंसान ने आपके सामने शर्ट दिखाई, देखो सर ये 12,000 रुपये की शर्ट है, तो आप क्या कहोगे, दिस ड्रेस इज वेरी गुड। इसका मतलब जितनी लिमिट मेरी है उससे ये परे चली गई, आया ना। अगर मैं कहने की कोशिश करूं दिस ड्रेस इज गुड इनफ, तो इसका मतलब समझ में आता है एज मच एज रिक्वायर्ड, भाई जितनी आपको जरूरत थी उतनी ही है, यानी कि ड्रेस को खरीदने की पॉसिबिलिटी यहां ज्यादा है। मैं अगर कहूं दिस ड्रेस इज फेयरली गुड, तो देखो यहां पर एक आपका एवरेज मीनिंग तैयार होता है। कैसे? अब कोई भी दुकानदार अगर किसी भी शॉप में शर्ट्स रखेगा तो क्या सोचने वाली बात है, क्या वो कोई बेकार शर्ट रखेगा? टोटल नॉनसेंस हुआ। वो बेकार शर्ट तो नहीं रखेगा, वो जो शर्ट रखेगा डेफिनेटली उसका कलेक्शन अच्छा ही होगा, पर हो सकता है आपके जहन में कौन सा आपको अच्छा लगे और बुरा लगे। पॉइंट टू बी नोटेड, खरीदने की संभावना कम है। मैंने कहा दिस ड्रेस इज क्वाइट गुड, देखो कायदे से तो ये लिखा हुआ सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि गुड अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव नहीं है। गुड, बेटर, बेस्ट,
ये तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। लेकिन कभी कभी ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ हम क्वाइट का जब यूज करते हैं तो क्वाइट का अर्थ हम लोगों ने समझने का काम किया था कंप्लीटली। अब कंप्लीटली के अर्थ को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो भैया ये पूरी तरीके से अच्छी है, तो कुल मिलाकर इसका मीनिंग तो यहीं पर तैयार हो रहा है। अरे हाँ है ना। अगर आप कहने की कोशिश करते हैं इट इज क्वाइट गुड, तो इसका मतलब इट इज गुड इनफ। भाई जितना अच्छा होना चाहिए उतना है, पूरी तरह से अच्छा है। यानी कि आप लोगों ने अपनी सोच में एक अच्छा दृष्टिकोण तैयार किया जिसके आधार पर आपने उसे मापने की कोशिश की। दूसरे तरीके से समझें, मैं अगर कहूं फॉर मी दिस कार इज गुड इनफ, अगर इसी बात को मैं कहूं फॉर मी दिस कार इज क्वाइट गुड, तो इसका मतलब दोनों के मीनिंग तो सेम है। जितनी अच्छी मुझे चाहिए उतनी अच्छी ये गाड़ी है। और क्वाइट गुड का अर्थ मेरी हर एक कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है। तो कभी कभी हम नॉन ग्रेडेबल वाली बातचीत को ग्रेडेबल के साथ यूज करके इसे इनफ से रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखूं टू गुड, तो कभी कभी हम लोग किसी भी ड्रेस आइटम को देखकर एक छोटा सा रिएक्शन पेश करते हैं और हम कहते हैं कि ये ड्रेस अच्छी तो है पर उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी मुझे चाहिए। इसका मतलब बोली गई इस बातचीत के अंदर आपको दो मीनिंग नजर आ रहे हैं, यही प्लीजेंट है और यही अनप्लीजेंट है। और इसी व्यवहार को बताने के लिए हम एक बहुत प्यारे शब्द का जिक्र ले रहे हैं, रेदर। यही अपने आप में पॉजिटिव, यही अपने आप में कंपैरेटिव किसी की तरीके से यूज किया जा सकता है। इसी को आप चाहें तो प्लीजेंट के लिए और इसी को चाहें तो अनप्लीजेंट के मिक्स्ड वेरिएशन बताने, दोनों का मिक्स्ड व्यवहार बताने के लिए। कभी कभी हम कहने की कोशिश करें किसी भी चीज के बारे में, हम कहते हैं कि ये कुर्सी अच्छी तो है पर उतनी अच्छी नहीं जितनी मुझे चाहिए। कंपैरिजन हो रहा है, इस बात पे ध्यान से समझें। अब पेपर आपसे सवाल क्या पूछता है, शी डिड नॉट मैरी हिम एज ही वॉज ब्लैंक टॉल ब्लैंक। मैंने दोनों तरफ ब्लैंक दिए हैं क्योंकि कुछ एक एडजेक्टिव्स का जो जिक्र होता है वो पहले बाद में बदल जाता है। पहले यहां तक की बात को आप थोड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें प्लीज।